हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एशियन इंडिया पार्ट 3। यानी कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर हुआ करता था पॉलिटी का 700 से लेके 1200 एडी तक। जब 5th सेंचुरी का एंड हो रहा था तभी गुप्ता एम्पायर का भी पतन हो रहा था और उसके साथ साथ कुछ ऐसी पावर्स थी इंडिया में जो उभर के आ रही थी, जैसे मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी, मखौरीज ऑफ कन्नौज, वकटकाज ऑफ बेरार, यशोधर्मा ऑफ मालवा, वर्धमानस ऑफ थानेश्वर और रूलर्स ऑफ बंगाल। जब हर्षा की तरफ से नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया को यूनिफाई करने का अटेम्प्ट करा गया तो वो जो अटेम्प्ट था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका था और जो पॉलिटिकल यूनिटी थी कंट्री की वो पूरी तरीके से एक डिस्टेंट ड्रीम बन के रह गई थी। और यही ट्रेंड जो था वो चलता रहा तब तक जब तक नॉर्दर्न इंडिया में गुर्जरा प्रतिहारास जो थे वो रूल कर रहे थे, बंगाल में पालास, कश्मीर में कराकोटास और कमारूपा में सालस्तंभास रूल करे थे और सदर्न इंडिया में राष्ट्रकूटास और चोलास जो थे वो प्रोमिनेंट थे। तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए जो छोटी मोटी पावर्स हुआ करती थी या फिर छोटे मोटे जो एम्पायर्स हुआ करते थे वो हमेशा से ही अपने अलायंसेस को बदलते रहते थे मेजर पावर्स के साथ, जिसकी वजह से पॉलिटिकल यूनिटी जो थी कंट्री की वो एक डिस्टेंट ड्रीम बन के रह गई थी। उसके बाद गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर जो था वो सबसे पावरफुल एम्पायर बन के उभरा था, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। जब गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर का पतन हुआ तब एक नए पावर का जन्म हुआ, एक नए एम्पायर का जन्म हुआ जिसका नाम था राजपूत्स, जिन्होंने बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इंडियन मेडिवल हिस्ट्री में। और इसके साथ साथ जब एशियन इंडिया खत्म हुआ तब एक नए इंडिया का जन्म हुआ। तो जो ट्रीटीज थी स्टेट क्राफ्ट्स के ऊपर, जैसे नितिवक्यामृता जो जैन सोमादेव ने लिखी थी, या फिर अभिलाषी तर्था चिंतामणि, या फिर मना सोलासा जो राजा सोमेश्वरा ने लिखी थी, और जो भी कमेंट्रीज लिखी गई थी स्मृतिज के ऊपर वो सब उसी पीरियड के दौरान ही कंपोज करी गई थी। लेकिन कोई भी मटेरियल चेंज नहीं किया गया था पॉलिटी के स्ट्रक्चर में। लेकिन सोमदेव का जो काम था वो पुराने स्मृति के अर्थशास्त्र से ही इंस्पायर्ड था और उसके काम में इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे राजा को कि राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके जो पॉलिटिकल आइडियाज थे वो जेन्स के बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट थे। तो उनके अकॉर्डिंग जो किंगशिप की थ्योरी होती थी वो ह्यूमन और डिवाइन ओरिजिन के बीच में चलती रहती थी। यानी कि एक तरफ वो इस व्यू को सपोर्ट करते थे कि जो भी लोगों को प्रोटेक्ट करता है या फिर जो भी लोगों को बचाता है वो राजा होता है और राजा की ड्यूटी होती है लोगों के लिए काम करना। और दूसरी तरफ वो मनु के डॉगमा को सपोर्ट करते थे, यानी कि मनु के अकॉर्डिंग जो राजा है वो डिवाइन का क्रिएशन है और वो 8 भगवानों से बना गया है। तो देखा जाए तो किंगशिप है वो सिर्फ क्षत्रिय तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर एक तरफ राजा के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो अनलिमिटेड है तो दूसरी तरफ से देखा जाए तो राजा जो है वो अपना डिसीजन जो है वो कस्टम्स के अगेंस्ट कभी नहीं दे सकता था। तो यहाँ पे उसकी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे उसके लिमिट समझ में आती है। और उस पीरियड के दौरान जो अपर क्लास के जो लोग होते थे उनको परमिशन दी गई थी कि वो आर्म्स कैरी कर सकते थे और इसके पीछे जस्टिफिकेशन ये होता था कि राजा जो है वो अपने किंगडम में हर किसी इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो स्ट्रॉन्ग पावर की एब्सेंस की वजह से इंडिविजुअल्स जो होते थे वो अपने प्रोटेक्शंस के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शंस के लिए आर्म्स कैरी करते थे। जैसे कि प्रतिहारास के राजास को टाइटल दिया जाता था महाराजाधिराजा, या फिर पालास के राजास को टाइटल दिया जाता था परबेसवरा, परम भट्टकारा, महाराजाधिराजा। उसी तरीके से कामारूपा के जो राजास थे उनको भी सिमिलर टाइटल्स दिए जाते थे। तो देखा जाए तो ट्रेड्स जो थे फ्यूडलिज्म के वो गुप्ता एज में विटनेस करे गए थे, गुप्ता एज में देखे गए थे, लेकिन वो अपने पीक पे इस पीरियड में जाके पहुंचे थे। तो फ्रेंड्स, आज का मैं वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।